हेलो क्लास, आई होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेल। और आज हम आ गए हैं अपने द भारतीय न्याय संहिता 2023 के क्लास नंबर 7 में। मतलब अभी तक हमने पिछले 6 क्लास तक कवर कर लिया है। आज हम अपने 7वें क्लास में हैं, जहाँ पे आई थिंक हमें सेक्शन 93 से स्टार्ट करना है। ओके, तो हमने सेक्शन 93 से स्टार्ट करना है, जो बात करता है ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड। तो अभी तक हमने एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि आखिर हमने अभी तक बीएनएस में क्या क्या कवर कर लिया है। और इन द लास्ट क्लास आई थिंक हमने कवर किया था ऑफेंसेस अगेंस्ट अ वुमेन और चाइल्ड के बारे में। तो आज हम देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये तो हो गया भाई इंट्रोडक्शन। तो जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है, ये हमारा 1 जुलाई 2024 को इन्फोर्स में आया है, यानी इसका इन्फोर्समेंट डेट है 1 जुलाई 2024। और ये इंडियन पिनल कोड 1860 को रिपील करके लाया गया है, मतलब उसकी जगह पे लाया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आने वाले सारे एग्जाम्स में हमको मे बी दोनों ही पढ़ना पड़े। ऐसा नहीं है कि आईपीसी अब एकदम से ही किनारा हो गया है उसका, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा न्यू लॉज आया है, इसका जो इफेक्ट होगा वो होगा प्रोस्पेक्टिव, यानी जो 1 जुलाई 2024 के बाद से जो केसेस आए हैं कोर्ट के सामने, उन्हीं पे ये हमारा बीएनएस लागू होगा। उसके 1 जुलाई के जो पहले जितने भी केसेस गए थे कोर्ट में, या जो भी ऑफेंसेस कमिट हुए थे, उन पे आज भी हमारा आईपीसी ही लग रहा है ना। तो इसलिए हमको आईपीसी भी पढ़ना पड़ेगा और बीएनएस भी पढ़ना पड़ेगा। तो आई नो कि मतलब ये ज़्यादा ही हमारे ऊपर बर्डन है, लेकिन फिलहाल अभी हमको मैक्सिमम आई थिंक कि 3-4 साल तक तो ऐसे ही रहना पड़ेगा कि हमको दोनों ही बराबर में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी अगर नया आ गया है तो पुराने को एकदम से ही छोड़ दें। तो हमको पुराना भी, यानी जो हमारा आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसको भी हमको साथ साथ लेके चलना है, ठीक है। क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं, उसके सिलेबस में अगर चेंजेस भी हुए हैं तो वो दोनों ही दे रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यू क्रिमिनल लॉज ही आ रहे हैं, पुराने भी आ रहे हैं, नए भी आ रहे हैं। तो हमको दोनों ही पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा जो बीएनएस है, इसका इंट्रोडक्शन हो जाए। हमने इसका इन्फोर्समेंट डेट बता ही दिया है। इसके बाद इसमें हमने आज सेक्शन 92 तक हमने कवर कर लिया था, यानी सेक्शन 92 के 92 तक हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। लाइक कि हमने डेफिनेशंस देख लिए हैं, जनरल एक्सप्लेनेशंस देख लिए हैं। फिर उसके बाद पनिशमेंट क्या होता है, पनिशमेंट हमारा कम्युनिटी ऑफ सर्विस ऐड किया गया है, उसके बारे में हमने जान लिया है। देन फाइन, जो डिफॉल्ट ऑफ फाइन होता है, उसका भी थोड़ा सा प्रोसीजर देख लिए हैं। अबेटमेंट देख लिए हैं, प्राइवेट डिफेंस यानी जनरल एक्सेप्शंस, ठीक है। मतलब कोई भी अगर कमीशन हो रहा है, कोई भी अगर ऑफेंस किया जा रहा है, तो जो डिफेंडेंट है, यानी जो अक्यूज्ड पर्सन है यहाँ पर, वो किस टाइप की यहाँ पे और किस हद तक डिफेंस ले सकता है, ये सब हमको जनरल एक्सेप्शन में देखने को मिलेगा। तो वो भी हमने कवर कर लिया है। उसके बाद हम प्राइवेट डिफेंस जानते हैं, वो भी हो गया है। फिर ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट के बारे में हमने कवर किया। देन कॉन्स्पिरेसी को भी हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद जितने भी फिर हम वहाँ से रेप ऑफेंस के बारे में, यानी जो ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन और चाइल्ड, यानी चैप्टर नंबर 5, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे बीएनएस का, ये हमने स्टार्टिंग कर दी है, जिसमें हमने पहले रेप के ऑफेंस के बारे में पढ़ा। उसके बाद जितने भी महिलाओं के साथ जो भी उनके साथ ऑफेंसेस किए जाते हैं, लाइक सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, वायरिज्म हो गया, स्टॉकिंग हो गया, ये सब हमने देख लिया। फिर उसके बाद हम मैरिज पे आ गए, यानी क्योंकि मैरिज भी एक तरफ से देखा जाए तो ऑफेंस जो है वुमेन के अगेंस्ट ही किया जाता है, तो उसको भी इसी चैप्टर में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। जितने भी शादी से रिलेटेड जो भी ऑफेंस थे, उसको भी हमने देख लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज अपना क्लास चाइल्ड से रिलेटेड, ठीक है। मतलब ऐसे ऑफेंसेस जो किसी बच्चे के, यानी जो एक माइनर है, यहाँ पे जो एक बच्चा है जो कि 18 साल से कम है, यहाँ पे चाइल्ड का मतलब है जो कि 18 साल से कम उम्र का एक बच्चा है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हमको प्रोविजंस देखने को मिलेंगे, और उसके अगेंस्ट क्या क्या ऑफेंसेस किए जा सकते हैं और उसकी पनिशमेंट क्या है, उसको हम देखेंगे आज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो सेक्शन 93 जो कि पहले हमारा 317 था, तो इसके पहले एक चीज़ और कि जैसे हमने आईपीसी भी पढ़ रखा है ना। आईपीसी में हमारे 511 सेक्शन थे, तो हमारा बीएनएस में उसको घटा के कम किया गया है, यानी 358 ही है। तो काफ़ी चीज़ें बहुत ही कंसाइज फॉर्म में इसमें दिया हुआ है, और ये कोशिश की गई है कि जो भी मतलब जितने भी ऑफेंस हैं जो कि एक पर्टिकुलर
मतलब एक पर्टिकुलर एक जेंडर के खिलाफ हो रहे हैं या पर्टिकुलर एक पर्सन के खिलाफ हो रहे हैं, वो सब एक ही जगह कंपाइलेशन में इसमें रखा गया है। जैसे भाई मैं पहले हम आईपीसी में क्या देखते थे कि वुमेन से रिलेटेड जो भी ऑफेंस थे वो मैरिज का अलग दिया हुआ है, मिसकैरेज का अलग दिया हुआ है, या फिर उसका सेक्सुअल हरासमेंट का अलग दिया हुआ है ना, रेप का अलग दिया हुआ है। तो ये काफ़ी कंफ्यूजन हमको करता था। तो उसको चेंज करके हमारा जो बीएनएस में है, इसे बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसमें हर चीज़ें एक ही कंपाइलेशन में यानी एक ही कतार में रख दिया गया है ना। कि जो जितने भी वुमेन से रिलेटेड ऑफेंस है उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 5 देखना है, इसके अलावा कहीं और नहीं जाना है। तो उसी तरह चाइल्ड का भी हम तितर बितर पढ़ते थे आईपीसी में, तो जितने भी इधर उधर से जो भी सेक्शन थे हमारे बिखरे हुए थे उसको भी एक ही क्रम में यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो यानी जैसे हम मिसकैरेज में हम वुमेन से रिलेटेड भी देखते थे और मिसकैरेज में ही हम चाइल्ड से रिलेटेड भी ऑफेंस देखते थे। तो हमने वुमेन से रिलेटेड जो भी थे सब कवर कर लिए। आज चाइल्ड स्टार्ट करते, ठीक है। तो सेक्शन 93 आज हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड सेक्शन 93 से 99 तक दिया हुआ है। सेक्शन 93 बात करता है एक्सपोजर एंड अमेंडमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज बाई पेरेंट्स और पर्सन हैविंग केयर ऑफ इट। तो ये सेक्शन 379 317 आईपीसी में दिया हुआ था। और सेक्शन 93 हमारा बीएनएस यही बात कर रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले तो जो चाइल्ड की एज है वो बताई गई है 12 साल, यानी 12 साल से छोटा बच्चा होना चाहिए यहाँ पे। तो एक्सपोजर और अबेंडनमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को मतलब छोड़ देना है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको एक फ़नी वे में लिया जाए तो आज भी हम अपने छोटे भाइयों बहनों को कहते हैं कि तुम्हें तो कूड़े से उठा के लाया गया है, तुम्हें तो मंदिर से उठा के लाया गया है। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं कि तुम्हें तो कूड़े से उठा के लाया गया है, दैट मीन्स कि तुम्हें किसी और ने कूड़े में फेंका था तब हमने उठा के लाया है ना। तो ये जो कूड़े में फेंकना है बाय द अदर पर्सन, यही होता है यहाँ पे मतलब अबेंडनमेंट, यानी किसी चाइल्ड को छोड़ देना। ठीक है, जबकि उसको आपकी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत थी और आपका पूरा ड्यूटी बनता था आपकी, आप उसकी मतलब देखभाल करो या उसका पालन पोषण करो। इस ड्यूटी को साइड में रख के आप मतलब आपने क्या किया कि उसको कहीं बीच सड़क में छोड़ा है या कहीं मंदिर में छोड़ा है, कहीं खो दिए है ना। बहुत लोग होते हैं कि मतलब बच्चे पैदा नहीं हुए तो उनको जाते हैं नदी किनारे छोड़ाते हैं। तो इस टाइप की जो भी चीज़ें होती हैं ये सब अंडर सेक्शन 93 पे एक ऑफेंस होता है। और विद द इंटेंशन ऑफ होली, तो यहाँ पे वही है कि पूरी तरह से उसको छोड़ना, ये नहीं कि बेटा तुम मंदिर में बैठो हम आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे खोना हो जाएगा। मतलब आप उसको मंदिर में रख रहे हैं तो आपका पूरा इंटेंशन है लाइक अ मालाफाइड इंटेंशन, कि आपका पूरा इंटेंशन है कि मुझे ये बच्चा छोड़ कर ही जाना है, अपने साथ वापस लेके नहीं जाना है ना। तो यानी आपका एक बुरा इंटेंशन है यहाँ पे उस चाइल्ड को लेके। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे 7 साल तक की सजा मिल सकती है और फाइन भी लग सकता है। एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं कि दिस सेक्शन इज नॉट इंटेंडेड टू प्रिवेंट द ट्रायल ऑफ ऑफेंडर फॉर मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड इफ द चाइल्ड डाई इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सपोजर। तो यहाँ पर भी वही है कि अगर चाइल्ड इस मतलब जो आप उसको छोड़ के आ रहे हैं, अगर इस कंडीशन में चाइल्ड की डेथ हो जाती है, बच्चा मर जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड से बचाया नहीं जा सकता। मतलब आपके ऊपर वो भी क्या कहते हैं चार्जेस लग सकते हैं। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 94 बात करता है कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि कोई मतलब लाइक बच्चा कोई बॉर्न किया है, नहीं बच्चा कोई पैदा हुआ और वो या तो उसको जबरदस्ती किसी ने मार दिया है ना, मतलब जैसे होता है ना भ्रूण हत्या टाइप का, अबॉर्शन करा दिया है, मिसकैरेज हो गया और उसको छुपाया जा रहा है। यहाँ पे उस मतलब जो है उस बॉडी को, उस डेड बॉडी को यहाँ पे कंसील किया जा रहा है, किसी को बताया नहीं जा रहा है। तो ये भी एक ऑफेंस है। ठीक है, यानी उसको सीक्रेटली बरिंग, यानी उसको सीक्रेटली या तो आप उसको दफना रहे हो या तो उसको सीक्रेटली आप डिस्पोज कर रहे हो, उसको जला रहे हो या तो उसको नदी में फेंक रहे हो। तो इस टाइप की जो भी हरकतें होती हैं वो सेक्शन 94 के अंदर उसको ऑफेंस माना गया है। और इस चीज़ के लिए आपको 2 साल तक की सज़ा, सॉरी आपको नहीं, मतलब जो भी ऑफेंडर है उनको 2 साल तक की सज़ा और या तो फाइन या तो
बोथ लग सकता है, ठीक है। और यहाँ पे कीवर्ड क्या है कि यहाँ पे जो बेबी है यानी जो बच्चा है उसका डेथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पे डेड बॉडी की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि उसका मरना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब सेक्शन 95 में बात की जा रही है हायरिंग, एम्प्लॉइंग और इंगेजिंग अ चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस। तो यहाँ पे चाइल्ड है, ठीक है, कोई बच्चा है, उसको यहाँ पे हायर किया जा रहा है, उसको यहाँ पे एम्प्लॉय यानी उसको एक तरफ से रोजगार दिया जा रहा है, उसको इंगेज किया जा रहा है और उसको ऐसा तैयार किया जा रहा है कि ये क्राइम करे, ठीक है। यानी होते ना कि जैसे निकला था काफ़ी दिन पहले, ये केस में आया था कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो आते हैं घर पे और नॉक करते हैं, बहुत ही गरीब रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, तो आप उनको खाना खिलाने के लिए अंदर जाते हो, तो उतने में जो है जो भी अदर पर्सन्स रहते हैं, जो भी अदर चोर रहते हैं, वो आके घर में घुस के लूटपाट करते हैं। तो ये क्या है, ये बच्चों को एक तरफ से ट्रेंड किया जा रहा है ना, उनको सिखाया जा रहा है कि आपको अदर पर्सन के पास जाके ऐसे रोना है, ऐसे उनको मतलब एक तरफ से इन्फ्लुएंस करना है ना। तो ये अगर इस टाइप की जो भी चाइल्ड के साथ किया जा रहा है तो ऐसे कंडीशन में उनको 3 साल तक की सजा में 3 साल तक की मिनिमम सजा और मैक्सिमम 10 साल तक की सजा उनको दी जा सकती है। एंड इफ द ऑफेंस बी कमिटेड, मतलब जैसे ऑफेंस के लिए उनको अवेट किया गया तब तो 3 से 10 साल की है, लेकिन जिस ऑफेंस के लिए उनको अवेट किया जा रहा है और वो ऑफेंस वो बच्चा जाके कमिट भी कर दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उनको पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस, मतलब अवेटमेंट का तो हमने पहले ही पढ़ा है कि जिस जो भी ऑफेंस वहाँ पे कमिट होगा उसी के अकॉर्डिंग यानी सेम एट इट इज वैसे उनको पनिशमेंट मिल जाएगा, यानी उनको पनिशमेंट दे दिया जाएगा। एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिए, हायरिंग, एम्प्लॉइंग, इंगेजिंग और यूजिंग अ चाइल्ड फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और पोर्नोग्राफी, मतलब जो भी चाइल्ड का अगर हायरिंग और एम्प्लॉइंग और इंगेजिंग हो रही है जिसका पर्पज़ है उनको सेक्सुअल एक्सप्लॉयट करना या पोर्नोग्राफी के लिए, यानी लाइक अडल्ट मूवीज़ के लिए उनको क्या कहते हैं उसको ट्रैफिकिंग एक तरफ से करना है ना। अगर इस टाइप की भी अगर कोई हरकतें हो रही हैं तो वो भी सेक्शन 95 के अंदर इंक्लूड हुई। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 96 पे जो बात करता है प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड, मतलब यहाँ पे एक चाइल्ड को लाइक अडॉप्ट किया जा रहा है, उसको लिया जा रहा है, ठीक है। whoever by any means whatsoever induce any child to go from any place or to do any act with intent that such child may be unknowing, forced, seduced to illicit intercourse with another person। तो यहाँ पर भी वही है, लाइक प्रोस्टिट्यूशन, किसी बच्चे को एक इंसान लाता है और उसको मतलब एक तरफ से इंड्यूस करता है, एक तरफ से उसको कंपेल करता है किसी अनदर पर्सन के साथ इलिसिएट इंटरकोर्स करने के लिए, है ना। और ये उसके मतलब एक तरफ से होता नहीं कि बच्चों को नहीं पता होता है कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है, कोई टॉफ़ी दे के मना ले रहा है तो कोई चॉकलेट दे के मना ले रहा है, कोई कह रहा है बेटा कर लो तो तुम मतलब बहुत अच्छे हो जाओगे। लाइक एक केस था हमारा, शायद याद नहीं आ रहा है, आर वर्सेस विल था, हाँ शायद आर वर्सेस विल था, जिसमें ये बोला गया था कि मतलब जैसे रेप करने से क्या होगा तो तुम्हारी आवाज़ बहुत ही सुंदर हो जाएगी, है ना। तो वो एक शायद छोटी सी बच्ची रहती है, 15 साल की बच्ची रहती है, तो वो मतलब उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं उनके खुद के टीचर, और उसको ये मतलब ये बोल के उसको कंपेल करते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो आपकी आवाज़ बहुत ही सुरीली हो जाएगी और आप गाना गाओगे। तो ऐसे जो मतलब कमीशंस होते हैं जहाँ पे बच्चों को इंड्यूस किया जाता है, किसके लिए उनको फोर्स किया जा रहा है ताकि वो किसी अदर पर्सन के साथ इलिसिएट इंटरकोर्स करें, यानी उनके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो, तो ऐसी कंडीशन में उनको 10 साल तक की सज़ा मिल सकती है और साथ में उनको फाइन भी देना पड़ सकता है। तो ये हम प्रोस्टिट्यूशन के हिसाब से देखेंगे। जैसे होता है कि कोई है जो कि गार्जियन है, ठीक है, ऐसे पर्सन है जिनको गार्जियन का वो दिया गया है कि आप बच्चे के पालन पोषण करिए, और वो उसको मतलब पैसों से उसको बेचना स्टार्ट कर देते हैं या मतलब उनको किसी और को देना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक प्रोस्टिट्यूशन टाइप का, तो वो सेक्शन 96 में आता है। अब बात करते हैं 97 बात करता है किडनैपिंग और अपडेटिंग चाइल्ड अंडर 10 ईयर्स ऑफ एज विद इंटेंट टू स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन। तो यहाँ पे एक तरफ से चोरी की बात की जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब स्टील है,
यहाँ पे चोरी की बात की जा रही है। कोई बच्चे हैं जो कि जिनकी एज 10 साल से कम है और उनकी अगर कोई भी पर्सन उनको किडनैप करता है या उनको अबडक्ट करता है, यानी उनके जो गार्जियंस हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके अथॉरिटी यानी उनके एक तरफ से कस्टडी से अगर आप उनको ले जा रहे हो और मान लो बच्चा कोई है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लाइक हमारे इंडियंस में जो चलता ही है कि हाथ में वो चांदी का कड़ा पहने हुए हैं, पैर में पायल पहने हुए हैं छोटा सा, है ना। तो अगर आप बच्चे को किडनैप कर रहे हो, ठीक है, अब भाई किडनैप कर रहे हो तो वो तो किडनैपिंग का चार्ज हुआ, लेकिन किडनैप करने के बाद आप उनके आभूषण यानी जो उन्होंने गहने पहने हुए हैं, लाइक बहुत बच्चे होते हैं कि गले में सोने का लॉकेट पहने होते हैं, तो अगर वो आप चोरी कर रहे हो यानी वो किसी पर्सन के द्वारा स्टील किया जा रहा है, तो वो हमारा सेक्शन 97 के अंदर कवर होता है। और ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, लाइक जैसे भाई पायल है, हाथ का कड़ा है या गले का लॉकेट है, तो ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी ही है। और ये कैसे लिया जा रहा है? डिसऑनेस्टली। तो यहाँ पे जितने भी की मतलब कीज मिलेंगे आपको, जितने भी एसेंशियल्स मिलेंगे वो सारे थेफ्ट से रिलेटेड होंगे। और यहाँ पे बच्चे हैं तो ऐसी कंडीशन में 7 साल तक की सज़ा मिल सकती है और प्लस फाइन भी मिल सकता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो थेफ्ट का पनिशमेंट होता है वो 3 साल का होता है, लेकिन वो अगर कोई अडल्ट इंसान है उसके साथ किया जा रहा है तो, लेकिन यहाँ पे जबकि 10 साल का छोटा बच्चा है तो उसके साथ ये ज़्यादा ही हीनियस ऑफेंस हो जाता है। फिर आता है सेक्शन नंबर 98 जो बात करता है सेलिंग चाइल्ड फॉर पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। तो यहाँ पे कोई चाइल्ड है, एनी चाइल्ड, तो एनी चाइल्ड का मतलब है कि यहाँ पे एज भी शायद बताई गई है, तो फीमेल अंडर 18 ईयर्स एज, ठीक है, और मेल का नहीं बताया गया। तो चाइल्ड का मतलब आप यहाँ पे यही समझिए कि एनी एज मतलब 18 साल से छोटा कोई भी बेबी है, कोई भी चाइल्ड है, तो ऐसे कंडीशन में वो मतलब उनको 10 साल तक की सज़ा मिल सकती है और प्लस उनको फाइन भी देना पड़ सकता है। और यहाँ पे पर्पस क्यों है भाई? यहाँ पे पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन पहले ही लिखा हुआ है। ओके, तो हाँ ये हो गया। तो प्रोस्टिट्यूशन का वही है कि इलिसिट इंटरकोर्स विद अनदर पर्सन, ठीक है, ये तो हर जगह जुड़ा ही रहेगा अगर ऐसी कंडीशंस आती हैं तो। फिर हम आते हैं अपने सेक्शन नंबर 99 पे जो बात करता है बाइंग चाइल्ड फॉर पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। तो सेलिंग था हमारा सेक्शन 98, बाइंग है हमारा सेक्शन 99। तो यहाँ पर भी वही है सेम कि कोई एट एनी एज यानी 18 साल से कम का कोई भी बच्चा है, अगर उसको खरीदा जा रहा है किसी भी पर्सन के द्वारा और उसका पर्पस ये है कि प्रोस्टिट्यूशन कराना है उससे, तो ऐसे कंडीशन में उसको 7 साल से 14 साल तक की सज़ा मिल सकती है, ठीक है, 7 साल से लेकर 14 साल तक। यानी खरीदना उतना बुरा नहीं है जितना कि बेचना है, ठीक है, क्योंकि जो पर्सन बेचता है उसके पास ज़्यादा अथॉरिटी होती है ना उसको देखभाल करने की। तो एक्सप्लेनेशन 1 में भी वही है कि यहाँ पे जो फीमेल चाइल्ड की एज बताई गई 18 साल है। इलिसिट इंटरकोर्स का मतलब सेम वही है। फिर हमारा आ गया चैप्टर नंबर 6 जो बात करता है ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। तो ये तो होता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। जितने भी मर्डर है, डकैती है, चोरी है ना, अटेम्प्ट टू मर्डर है, मतलब जितने भी इंसान को मारने वाले जो भी कांड होते हैं वो हमारा चैप्टर नंबर 6 में उठा के रख दिया गया है। तो इस हिसाब से तो भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे सोसाइटी में सबसे ज़्यादा क्राइम इसी से रिलेटेड होते हैं, है ना। क्योंकि भाई ये हमको पता ही है कि जो भी कोई भी अगर क्राइम हो रहा है तो वो अगेंस्ट द सोसाइटी होता है, विक्टिम के अगेंस्ट तो होता ही है लेकिन वो सोसाइटी के ज़्यादा अगेंस्ट होता है ना। तो उस हिसाब से इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट देखने को मिलेगी। फिर 100 से लेके 146 यानी सेक्शन 100 से लेके 146 तक हमारा चैप्टर 6 कवर किया हुआ है, जो कि ऐसे ऑफेंसेस जो कि किसी ह्यूमन के बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे ऑफेंसेस को हम इसमें पढ़ेंगे। चलो फिर पढ़ते हैं सेक्शन 100 जो कि बात करता है कल्पेबल होमिसाइड। तो हमारा आईपीसी का सेक्शन 299 और 300 है ना, यानी कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर। भाई ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप एक बार पढ़ो आपको आ जाएगा, सेम चीज़ आप 1 महीने बाद पढ़ो फिर से लगता है यार कुछ तो छूट गया, यानी ये तो नया दिख गया। तो सबसे कंफ्यूजिंग आई थिंक मेरे लिए तो है, आपके लिए है नहीं है हमको नहीं पता,
बट मेरे लिए इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में अंतर क्या है, लेकिन वो चीज़ें रिवाइज करते करते आ गई। आई होप कि आपको भी आ जाए, और आएंगी ही। तो चलिए कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का डिफरेंस समझते हैं। फिलहाल तो इसमें डिफरेंस हम देखेंगे ही। तो एक छोटा सा जैसे होता है ना इंट्रोडक्शन की है क्या, तो ये सर्कल है कल्पेबल होमिसाइड, यानी एक बड़ा सर्कल है कल्पेबल होमिसाइड का। उसमें एक छोटा सा सर्कल रख लो, वो होता है हमारा मर्डर। यानी कहीं भी अगर किसी भी इंसान को मारा जा रहा है तो उसको हम पहले किस नज़रिए से देखेंगे कि ये एक कल्पेबल होमिसाइड कॉफिन से, ठीक है। लेकिन अगर उसमें इंटेंशन जुड़ जा रहा है और उसमें कुछ और भी कीवर्ड्स है, लाइक इंजरी जुड़ जा रही है, सफिशिएंट इंजरी जुड़ जा रही है, इमीडिएटली किसी पर्सन को मारा जा रहा है, पूरे होशो हवास से पूरे प्रिपरेशन के साथ मारा जा रहा है, तो ये चीज़ें मर्डर में आ जाएंगी। इसके अलावा कल्पेबल होमिसाइड बात करता है whoever causes death by doing any act, यानी यहाँ पे डेथ हो रही है, जाहिर सी बात है, with the intention of causing death, यानी यहाँ पे कोई पर्सन किसी की डेथ कॉज कर रहा है और उसकी इंटेंशन कैसी है कि इसको तो मारना ही है, और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज लाइकली टू कॉज डेथ, या तो उसको इतना मतलब इतना घातक उसको इंजरी दो, इतना घातक उसको चोट पहुंचाओ कि ये एकदम मरने के किनारे पहुंच जाए, ऐसा इंटेंशन है इंसान का। और विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाई सच एक्ट टू कॉज डेथ, ठीक है। और यहाँ पे जो पर्सन मार रहा है उसको फुल नॉलेज है, यानी उसको पूरी तरह से वो अपने माइंड में बैठाया हुआ है, उसको पता है कि अगर मैं ये लाठी इसके सर पे मारूंगा तो ये इंसान मरेगा, ठीक है। या तो यहाँ पे देखो, सबसे ज्यादा अगर आपको डिफरेंसेस नहीं समझ में आता है तो एक कीवर्ड उठाओ, और यहाँ पे लिखा हुआ है लाइकली, और ये लाइकली आपको मर्डर की डेफिनेशन में देखने को नहीं मिलेगा। तो लाइकली का मतलब होता है शायद, यानी यहाँ पे अगर पर्सन, अगर किसी के आप हाथ पैर में मारोगे लाठी से तो नॉर्मली वो इंसान नहीं मरता है, लेकिन आपको पता है कि अगर मैं इसके सर पे ये रॉड मारूंगा तो शायद ये इंसान मर जाए। तो यहाँ पे जो शायद वर्ड जुड़ जा रहा है, तो ये शायद का मतलब होता है कि मरे या ना मरे, क्योंकि शायद तो भाई कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे जो एक मतलब एक होता है ना कि एक इंटेंशन दिखा रहा है, एक बहुत ज्यादा लैग दिखा रहा है आपके इंटेंशन पे, लाइकली वर्ड जोड़ के, तो इसे ही कल्पेबल होमिसाइड में जोड़ दिया जाता है। और जब ये लाइकली वर्ड हटता है, यानी आप टोटल प्रिपरेशन करके जा रहे हो और एक रॉड ले रहे हो या तो हथौड़ा ले रहे हो कि पता है इसके सर पे मारना है और ये मरेगा, तो ऐसी कंडीशन में तो यहाँ पे कोई लाइकली तो नहीं है ना, आपको पता है कि हथौड़ा सर पे मारेंगे तो ये मरेगा और हम इतनी तेज मारेंगे कि ये इंसान मर ही जाए, तो वहां पे ये मर्डर का चार्ज हो जाता है। तो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में मेन डिफरेंस यही है कि यहाँ पे वर्ड लाइकली दिया हुआ है, यानी लाइकली का वर्ड मतलब होता है कि इंटेंशन मेरी है आपको मारने की, या आपको इस तरह से इंजरी पहुंचाने की कि आपकी डेथ हो जाए, या मुझे पता है कि मुझे नॉलेज है कि मैंने अगर लाठी से आपके सर पे मारा तो शायद आप मर जाए। तो ये जो शायद वर्ड जुड़ जा रहा है, जब ये शायद वर्ड को हटा दो और पूरा एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ऐसा करने से ये इंसान मरेगा ही, तो वहां पे हमारा सेक्शन 101 यानी हमारा मर्डर लग जाता है। तो इसके इलस्ट्रेशंस ए बी सी तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, और वही चीज में मतलब ट्रिक है कि लाइकली अगर आपको दिखे तो वो होता है हमारा कल्पेबल होमिसाइड, और जहां लाइकली नहीं दिखेगा वो हो जाता है हमारा मर्डर, ठीक है। छोटा सा है डिफरेंस। आई होप कि इतने बड़े बड़े डिफरेंसेस में ना जाके अगर आप ये छोटा सा वर्ड पकड़ लेंगे तो आपको पूरा डिफरेंस पूरा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये होता है हमारा कल्पेबल होमिसाइड। इसके एक्सप्लेनेशन 1 2 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये भी बताया गया है कल्पेबल होमिसाइड और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। भाई ये तो हमने एज ए जनरल समझा है ना कि आप उसको इंटेंशन से मार रहे हो जिससे वो मर जाए, या फिर बॉडीली इंजरी हो रही है जिससे वो अगला इंसान शायद मर जाए, या आपको पता है कि ऐसा करने से वो इंसान शायद मर जाए, ठीक है। तो ये तो क्या जनरल रूल। अब एक्सप्लेनेशन में बताया जा रहा है कि अ पर्सन हु कॉजेस bodily injury to another who is laboring under a disorder, disease or bodily infirmity and thereby accelerated the death of that of other shall be deemed to have caused his death। तो यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड भी वो भी बताया जा रहा है कि आप किसी पर्सन को बॉडीली इंजरी कर रहे हैं
जो कि एक डिसऑर्डर से जूझ रहा है, या जिसको कोई बीमारी है, मान लो उसको दिल की बीमारी है। अब दिल की बीमारी है तो अगर आप उसके हार्ट की जगह पे अगर उसको आप तेजी से धक्का देंगे तो वो इंसान मरेगा ही मरेगा। अगर ऐसी चीजें आपको पता है और आप फिर भी उस इंसान को उसी जगह सेम मार रहे हो, तो ये जो है मतलब अगर इस टाइप से उसकी डेथ कॉज होती है तो ये भी कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आता है। अब एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है, तो ये इसके फुल ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहा है। एक्सप्लेनेशन 3 है, देखो क्या होता है ना कि आपको मेंस के पर्पज से इसको बहुत ज़्यादा डीप पढ़ना पड़ेगा, लेकिन प्री के पर्पज से पहली बात तो ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, सिर्फ इंडेक्स पेज पे आता है क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत दे दिया तो आपको इलस्ट्रेशंस, मतलब जो इसके ये इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस पर आपको प्री के लिए तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक एक की पॉइंट उठाओ और तुरंत याद करा लो। लाइक एक्सप्लेनेशन 2 में हमारा स्किलफुल ट्रीटमेंट दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन 3 में हमारा चाइल्ड के बारे में बताया जा रहा है कि कोई बच्चे हैं, मतलब कोई बच्चा है जो कि मदर के वूम्ब में यानी उसकी मम्मी की कोख में ही अगर उसका डेथ हो जाता है तो ये होमिसाइड नहीं है। तो इस टाइप के एक एक कीवर्ड उठाइए और उसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो मतलब वही चीज़ कि एक्सप्लेनेशन 3 अब ठीक है समझ लीजिए कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि मदर के वूम्ब में अगर किसी चाइल्ड की डेथ हो गई है तो वो होमिसाइड नहीं है, बट ये कल्पेबल होमिसाइड तब हो जाएगा जब उसका कोई भी पार्ट बाहर निकल आया है, लाइक उसका सर बाहर निकल आया है और उसके मतलब उसको बाहर निकालने में यानी किसी तरह से उसका मतलब हाथ दब गया या उसका मान लो गला दब गया, अगर उस जगह पे वो बच्चा उसकी डेथ हो जाती है तो मतलब ऐसी कंडीशन में वो कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ मतलब या तो उसका कोई भी पार्ट, ठीक है, चाइल्ड का बाहर आए या तो कम्प्लीटली बॉर्न हो और मान लो जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी होता है ना कि मतलब सीजर से कोई बेबी पैदा हुआ है, यानी ऑपरेशन से कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो अगर बच्चे को रख के यानी उसको साइड में रख के उसके ऊपर ना ध्यान देके आप उसकी मदर के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगते हो, तो मान लो ठंड है, बच्चे को ठंड लग गई, तो इस वजह से अगर बच्चे की मौत हो जाती है यानी उसकी डेथ हो जाती है तो ये हमारा कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो ये मेडिकल नेग्लिजेंस भी है भाई, आपको दोनों की मतलब बराबर केयर करनी पड़ती है ना। तो अब ठीक है ये कल्पेबल होमिसाइड हो गया। अब सेक्शन 101 जो बात करता है मर्डर से, तो भाई कल्पेबल होमिसाइड में हमने लाइकली वर्ड एक की पॉइंट उठाया कि जहाँ लाइकली लिखा रहेगा वहां पे आंख बंद करके हमको कल्पेबल होमिसाइड लगाना है। अब मर्डर यहाँ पे बात कर रहा है कि आपका हर एक चीज मतलब जितने भी लोगों को मार रहे हैं वो सारे ही कल्पेबल होमिसाइड है एक्सेप्ट, ठीक है। अगर ये कंडीशंस उसमें रहेंगी तो अगर ये मतलब ये इसेंशियल्स उसमें रहेंगे तो वहां पे जान लीजिएगा कि ये एक मर्डर है, ठीक है। तो कब है? विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। सबसे पहले तो भाई इंटेंशन ही होना चाहिए, लाइक मेंसेरिया यहाँ पे होना ही चाहिए, है ना। अब मालाफाइड इंटेंशन और मेंसेरिया तो आप मतलब वही है गिल्टी माइंड, ठीक है। तो मर्डर के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे इंटेंशन होना चाहिए यानी मेंसेरिया होना चाहिए। बी है यहाँ पे कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज कि मतलब यहाँ पर भी नॉलेज होना चाहिए, जैसा कि हमको पता है कि ये कल्पेबल होमिसाइड का भी एक इसेंशियल है ना, कि जो पर्सन मार रहा है उसको फुल नॉलेज हो कि मैं इसको मारूंगा तो ये मरेगा। सी और डी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, यानी सी यहाँ पे बात कर रहा है हमारा सफिशिएंट इंजरी, यानी आप किसी पर्सन को इस तरह मारो कि ये सफिशिएंट हो किसी भी पर्सन को मारने के लिए, और यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी लाइकली कोई भी शायद नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। देख लो कहीं शायद वायद लिखा हो तो, ठीक है। तो वही चीज कि यहाँ पे मतलब किसी भी पर्सन को ऐसा बॉडीली इंजरी किया जाए कि उसके मरने के लिए वो सफिशिएंट हो। और डी बात करता हमारा इमिनेंटली डेंजर, यानी तुरंत वाला यहाँ पे डेंजर हो। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा कल्पेबल होमिसाइड है वो मर्डर में फॉल कर जाता है। इसके इलस्ट्रेशन सारे इंपॉर्टेंट हैं कि ए शूट्स जेड विद इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम। ए जो है जेड को मारता है, किस इंटेंशन से? उसको मारने के इंटेंशन से, जिसके कॉन्सिक्वेंस में जेड मर जाता है। तो ए यहाँ पे मर्डर कमिट कर देगा। अब यहाँ पे लाइकली लिखा होता तो लाइकली का मतलब यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड आ जाता। तो
सजेशन है कि आप इसके सारे इलस्ट्रेशंस, क्योंकि अगर हम यहाँ पढ़ाने गए तो वो ज़्यादा टाइम टेकन होगा, तो जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सारे ही पढ़ लेने हैं। फिलहाल हम एक्सेप्शंस, इसके टोटल 5 एक्सेप्शंस हैं कि कब कब एक कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बन जाता है, ठीक है, और कब कब ऐसी कौन सी मतलब सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे आप किसी इंसान को मार भी रहे हो और तब भी वो मर्डर नहीं बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा मतलब एक्सेप्शन यहाँ पे 5 दिए हुए हैं। तो पहला एक्सेप्शन बात करता है कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है, यानी कल्पेबल होमिसाइड यानी यहाँ पे किसी इंसान को मारा जा रहा है लेकिन वो मर्डर नहीं है। कब नहीं है? जब ये हो रहा है बाय ग्रेव एंड शडर प्रोवोकेशन, मतलब यहाँ पे होता नहीं है हीट ऑफ द मोमेंट, है ना, झगड़े में पता लगे 2 गांव लड़ भिड़ गए और 2 गांव में लड़ने भिड़ने चक्कर में लाठी डंडा चल गया, तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रोवोक किया गया एक दूसरे को, जिसमें किसी की जान चली गई। तो हीट ऑफ द मोमेंट जो चीजें होती हैं, यानी अगर मतलब सेल्फ कंट्रोल खोकर कोई ग्रेव में आके कोई मतलब बहुत ज्यादा जोश में आके गुस्से में आके अगर किसी को मार दे रहा है तो वो मर्डर नहीं होगा, ठीक है। और इसके इलस्ट्रेशंस देख लीजिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट केस है जैसे के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो कि हमको पता ही है कि यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का लिया गया था कि लड़ाई में हमने उन्होंने पहले मुझे मारने का किया, तो हमने मूवी देखी है रुस्तम, ठीक है, सभी ने देखी होगी। तो उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की तो अपने बचाव में मैंने उनको मार दिया, है ना। लेकिन यहाँ पे लड़ाई स्टार्ट की हुई क्योंकि वो एक बहुत ही सडन प्रोवोकेशन था, अचानक से लड़ाई स्टार्ट हो गई थी वहाँ पे, ठीक है। तो हो गया मेरा एक्सेप्शन नंबर 1। 2 बात करते हैं यहाँ पे गुड फेथ, यानी कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। कोई भी कल्पेबल होमिसाइड है वो मर्डर तब नहीं होगा इफ द ऑफेंडर इन एक्सरसाइज ऑफ गुड फेथ ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन गुड फेथ में काम कर रहा है किसी पर्सन को या प्रॉपर्टी को बचाने के चक्कर में, ठीक है, अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज कर रहा है, ऐसी कंडीशन में अगर वहां पे किसी की भी अगर वहां पे डेथ हो जाती है तो अगला पर्सन वहां पे मर्डर के लिए लायबल नहीं होगा। एक्सेप्शन नंबर 3 यहाँ पे बात कर रहा है पब्लिक सर्वेंट, कि पब्लिक सर्वेंट अंडर द ड्यूटी अगर उससे किसी की भी डेथ होती है किसी के कमांड में रह के, अगर वो मान लो बहुत ज़्यादा स्ट्राइक वगैरह हो रहा है ना, और ऐसी कंडीशन में अगर उनको पब्लिक पीस के लिए अगर कोई भी ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है जहाँ पे वो अंडर द ड्यूटी अगर किसी अलग इंसान की डेथ कॉज कर दे रहे हैं तो वो भी एक मर्डर नहीं होगा। एक्सेप्शन नंबर 4 यहाँ पे वही है, हीट ऑफ द पैशन सडन फाइट, ठीक है, मतलब यहाँ पे तुरंत का होता है, यानी प्रीमिडिटेशन इन सडन फाइट इन द हीट ऑफ पैशन अंडर द सडन क्वारल। वही सेम चीज जो हमने एक्सेप्शन नंबर 1 में पढ़ा था। 4 में वही बात की जा रही है कि मतलब तुरंत लड़ाई झगड़ा हुई, हीट ऑफ द मोमेंट हुआ, गाली गलौच हुई और किसी ने किसी को मार दिया, तो ऐसी कंडीशन में भी वो मर्डर नहीं होगा, कल्पेबल होमिसाइड ही होगा। एक्सेप्शन नंबर 5 यहाँ पे बात कर रहा है कि कंसेंट के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे एक हम मैगजीन में पढ़ते हैं, आई थिंक वॉलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया, यहाँ पे ये मैगजीम आई थिंक हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कोई भी पर्सन है जो कि 18 साल से ऊपर है और वो खुद अपनी कंसेंट दे रहे हैं कि वो अपने डेथ को मतलब डेथ के लिए वो रिस्क ले सकते हैं, और ऐसी कंडीशन में उनकी डेथ हो जाती है तो वो भी एक मर्डर नहीं होगा। और यहाँ पे मर्डर किसके लिए नहीं होगा? जो ऑफेंडर यानी जो भी अदर पर्सन है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर इसका हम देखें, कार रेसिंग हो गया या फिर क्रिकेट हो गया, है ना, मतलब जो स्टेडियम जहाँ पे खेल कूद हो रहा है, अगर वहाँ पे कोई पर्सन जाता है, लाइक बॉक्सिंग, है ना, अगर तो लाइक कार रेसिंग में है तो जैसे क्या होता है कि आप सबसे आगे सीट पे बैठे हो, आप नहीं, जैसे कोई भी पर्सन है जो कि सबसे आगे बैठा है सीट पे और कार रेसिंग हो रही है, पता लगे 2 कार क्लैश हो गई, वहां पे बड़ा धमाका हो गया जिसके चक्कर में उस पर्सन की जान चली गई। तो यहाँ पे जो अथॉरिटी यानी जिसका स्टेडियम है, जो ओनर है वहां का, वो मर्डर के लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि आपने मतलब उस पर्सन ने खुद अपनी कंसेंट दी थी अपने डेथ को रिस्क में लेकर, ठीक है, क्योंकि उसको गेम देखना था। तो ऐसी कंडीशन में भी ये मर्डर नहीं कहलाएगा।
ओके, तो अब हम चलते हैं अपने सेक्शन नंबर 102 पे। तो हमने कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर पढ़ लिया, ठीक है। मतलब उसमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं ये भी जान लिया, और किस बेस पे हमको डिफरेंस करके लिखना है या इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, तो वो भी जान लिए। तो अब आते हैं 102 पे, यानी 102 सेक्शन पे। तो ये सीधा सीधा बात करता है ट्रांसफर ऑफ मैलिस के बारे में, यानी कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन पर्सन हुज डेथ वॉज इंटेंटेड। मतलब सीधा सीधा सा मतलब अगर यहाँ पे समझें तो यहाँ पे एक कल्पेबल होमिसाइड यानी किसी को मारा जा रहा है, जाहिर सी बात है मैंसरिया तो होगा ही। यहाँ पे किसी को मारा जा रहा है, लेकिन जिस पर्सन को मारने के लिए मारने का इंटेंशन था उसके बजाय कोई और पर्सन यहाँ पे मर जा रहा है, यानी किसी और पर्सन की यहाँ पे डेथ हो जा रही है। तो ऐसे कंडीशन पे ये ट्रांसफर ऑफ मैलिस का डॉक्ट्रिन यहाँ पे लगता है, और इसमें सेक्शन 102 का ऑफेंस एप्लीकेबल होता है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल जैसे इसके लिए एक केस भी था, मुझे केस का नाम नहीं याद आ रहा है। उसमें क्या था कि एक औरत अपने बेबी को ली रहती है, जो कि शायद 6-7 महीने का होता है, और उसका हस्बैंड अपने बेबी को मारने के चक्कर में उस बेबी को मार देता है, जिससे ऑन द स्पॉट उसका जो बच्चा रहता है वो वहीं पे मर जाता है, यानी उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में ये ट्रांसफर ऑफ मैलिस था, और इसे कल्पेबल होमिसाइड ही माना जाएगा। फिलहाल इसमें काफ़ी डिस्प्यूट्स भी थे, बहुत लोग ग्रीवियस हर्ट कह रहे थे, बहुत लोग कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, तो ये काफ़ी मतलब डिस्प्यूटेबल था ये केस। इसका नाम हमें याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो मे बी नेक्स्ट क्लास में इसको हम आपके साथ शेयर कर दें। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 103, जो बताता है पनिशमेंट फॉर मर्डर, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड का पनिशमेंट क्या होगा ये हम आगे देखेंगे। 103 में, यानी पहले हमारा 300 मर्डर का था, और 302 हम बोलते थे कि इसके ऊपर 302 लग गया है, यानी इसके ऊपर पनिशमेंट ऑफ द मर्डर का केस लगा है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो चार्जेस होता है वो हमेशा पनिशमेंट से रिलेटेड होता है, ना कि उसके डेफिनेशन से, है ना। तो पहले 302 लगता था, तो अब 103 लगेगा यहाँ भी, यानी सेक्शन 103 में क्या दिया हुआ है हमारा मर्डर का पनिशमेंट। तो सीधा सीधा सा वही है कि अगर कोई भी मर्डर करता है तो उसको डेथ पेनाल्टी तक दी जा सकती है, और यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसको कम से कम तो दिया ही जाएगा, ठीक है। और सेकंड ये मतलब हमारे बीएनएस में जो 103 का सबसेक्शन 2 है इसको ऐड किया गया है, और ये बात करता है मॉब लीचिंग के बारे में। तो मॉब लीचिंग का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि जब कोई 5 या 5 से अधिक लोगों का ग्रुप किसी पर्सन को मिल के मारता है, और ये इसका इंटेंशन मतलब अगर किसी का मर्डर कर रहा है और यहाँ पे इंटेंशन है किस बात को लेके, रेस को, कास्ट को, कम्युनिटी को, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ, या फॉर एग्जांपल जैसे हम कहीं कहीं आज भी सुनते हैं कि मतलब पूरे गांव वालों ने मिलके तो साधुओं की डेथ कर दी, है ना, और या तो मुस्लिम और हिंदू में झड़प होती रहती है। तो अगर इस टाइप का कोई भी चीज़ें यहाँ पे होती है जो कि ग्रुपिंग में की जा रही है, और ग्रुप में वहाँ पे किसी एक पर्सन का मर्डर किया जा रहा है, तो ये होता है मॉब लिंचिंग। और अगर ऐसे मतलब ऑफेंसेस यहाँ पे किए जा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर भी हमको आजीवन कारावास की सज़ा तो मिलेगी ही, और साथ में, या फिर साथ में नहीं सॉरी, और या तो यहाँ पे डेथ पेनाल्टी यानी फांसी की सज़ा तक मिल सकती है। तो मॉब लिंचिंग के लिए हमारे आईपीसी में कोई भी ऑफेंस मतलब कोई भी सेक्शन नहीं दिया हुआ था, और इसे हम वैसे ही मर्डर में देखते थे, लेकिन कई बार होता है ना कि जब पब्लिक आउटरेज हो जाती है तो वहाँ पे किसी को पनिशमेंट नहीं दिया जाता है। लेकिन अब इसके लिए सीधा सीधा सा आ गया है हमारा 103 सबसेक्शन 2 में कि अगर कोई मॉब लिंचिंग करता हुआ पाया गया तो ईच ऑफ द पर्सन, यानी जितने पर्सन इसमें इंक्लूड है, सबको आजीवन कारावास या फिर डेथ पेनाल्टी तक की सजा मिल सकती है। फिर आते हैं हमारा 104 पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। तो हमारा मिथु सिंह का केस था, ठीक है, मिथु सिंह का केस था जिसमें सेक्शन 303 आईपीसी का हमारा रिपील मतलब ओमिटेड कर दिया गया था, उसको एक तरफ से कहते हैं ना, उसको एक तरफ से बिल्कुल ही ग्रे कर दिया गया था, उसको ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन पता नहीं क्या बीएनएस में फिर से उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, सेम मतलब जैसा उसमें था वैसा इसमें भी है। इसमें भी वही है कि अगर किसी को उम्र कैद की सज़ा मिलती है और फिर से उम्र कैद की सज़ा के दौरान अगर वो किसी का मर्डर करता है, तो ऐसी कंडीशन में उसे फांसी की सज़ा तक मिल सकती है, या फिर उसको उम्र कैद यानी पूरी लाइफ उसको जेल में रहना पड़ सकता है। ये बात करता है हमारा सेक्शन 104। फिर 105 हमारा बात करता है पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो हमने मर्डर का पनिशमेंट देख चुके हैं,
कि वहाँ डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑफेंस मिल सकता है। और सेक्शन 105 में यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसा कल्पेबल होमिसाइड, सीधा सा बात है कि यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड के लिए यहाँ पे पनिशमेंट बताया गया है जो कि मर्डर नहीं है। तो अगर कोई पर्सन कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस करता है जो कि एक मर्डर नहीं है, तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा मिल सकती है, या तो उसको 5 साल से लेके 10 साल तक की सज़ा मिल सकती है और साथ में उसको फाइन भी पे करना पड़ सकता है। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 106 जो बात करता है कॉजिंग डेथ बाई नेग्लिजेंस। तो यहाँ पे नेग्लिजेंस सीधा यहाँ पे मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में बात की जा रही है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है और किसके द्वारा, किसी डॉक्टर के द्वारा या कोई ऐसा मतलब मेडिकल नेग्लिजेंस यहाँ पे हो जा रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे एक क्या कहते हैं उसे विक्टिम है या एक पेशेंट है उसकी डेथ हो जा रही है, तो वहाँ पे 106 का केस बन जाता है। और ये भी कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, पर ये एक ऑफेंस है जिसके अंदर उनको 5 साल तक की सज़ा मिल सकती है। और अगर ये एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा किया जा रहा है तो उसे 2 साल तक की सज़ा मिलेगी और साथ में उसको फाइन भी देना पड़ सकता है। तो यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि जो हमारा कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस है, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का मैंसेरिया नहीं होता है, क्योंकि डॉक्टर हमेशा कोशिश करते हैं कि पेशेंट को बचा लिया जाए। लेकिन ड्यू टू नेग्लिजेंस या कुछ इधर उधर के चक्कर में अगर डॉक्टर का मतलब सही से उनको ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं और ये सब उनकी नेग्लिजेंस की वजह से हो रहा है, जिससे अगले पेशेंट की यानी अगले इंसान की जान चली जा रही है, तो उसके लिए वो लायबल ठहराए जाएंगे। तो यहाँ पे मतलब वही चीज़ कि यहाँ पे मैंसेरिया नहीं होता है। और सेक्शन 106 का सबसेक्शन 2 यहाँ भी न्यूली एडेड है, मतलब यहाँ पे BNS में हमारा ऐड किया गया है, IPC में नहीं था। तो ये वही है कि हु एवर कॉज डेथ ऑफ एनी पर्सन बाई रैश एंड नेग्लिजेंटली ड्राइविंग ऑफ व्हीकल नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड एंड एस्केप विदाउट रिपोर्टिंग इट टू अ पुलिस ऑफिसर और अ मजिस्ट्रेट। तो ऐसे कंडीशन में उनको 10 साल तक की सज़ा मिल सकती है। शॉर्टकट में इसको हम बोलते हैं हिट एंड रन केस। हिट एंड रन केस जिसमें हमारे सलमान खान भी इसमें मतलब फंस चुके हैं। तो हिट एंड रन केसेस काफ़ी चल गया था हमारे IPC में, इससे रिलेटेड कोई भी ऑफेंस नहीं था, तो लोग छूट जाते थे, कहते थे ये टॉर्ट का है ना, मतलब ये तो सिविल है या कंपनसेशन दे के सुलझा लो। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी पर्सन ऑन द रोड अगर किसी भी पर्सन को टक्कर मारता है या एक्सीडेंट करता है और अगले पर्सन की वहाँ पे डेथ हो जाती है, और जिसने ये टक्कर मारा है यानी जो कार में है या जो किसी गाड़ी में है, अगर वो पुलिस ऑफिसर को एट दैट टाइम इन्फॉर्मेशन नहीं देता है या उसको बचाने की कोशिश नहीं करता है, तो ऐसे कंडीशन में उसको 10 साल तक की सज़ा मिल सकती है। यहाँ पर भी मैंसेरिया रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सीडेंट में कोई भी मैंसेरिया नहीं होता है, ये एक अनफॉर्चुनेट इवेंट है। फिर आते हैं हम सेक्शन नंबर 107 जो बात करता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो यहाँ पे बच्चा और अनसाउंड माइंड के चक्कर में ये बहुत ही हीनियस ऑफेंस हो जाता है। सेक्शन नंबर 107 ये हमारा पहले 305 IPC में दिया हुआ था। तो अगर कोई इंसान है, मतलब अगर कोई पर्सन है जो कि चाइल्ड को और अनसाउंड माइंड पर्सन को अबेट करता है कि वो सुसाइड कर ले, तो ऐसी कंडीशन में उसको 10 साल तो मिनिमम और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा मिल सकती है और साथ में उसको डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है। तो जहाँ जहाँ डेथ सेंटेंस दिया जा रहा है इसको बहुत ही ज़्यादा रिमार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। फिर आते हैं 108 जो बात करता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मतलब यही है कि यहाँ पे एक अडल्ट की बात की जा रही है, यानी 18 साल से ऊपर का कोई पर्सन है और उससे कोई पर्सन अबेट कर रहा है कि तू मर जा, तेरा जीने से कोई मतलब नहीं है वगैरह वगैरह, या उसको इतना टॉर्चर कर रहा है या डिप्रेशन में डाल दे रहा है कि अगला इंसान सुसाइड करने तक चला जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उसको 10 साल तक की सज़ा मिल सकती है। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 109 जो बात करता है अटेम्प्ट टू मर्डर। तो यहाँ पे देखिए, हम पहले सेक्शन 309 IPC में पढ़ते थे, वहाँ पे अटेम्प्ट टू सुसाइड के बारे में भी हमको बताया गया था, है ना। लेकिन हाँ, हमारे BNS में उसको जो हमारा अटेम्प्ट टू सुसाइड है वो यहाँ पे टोटली रिपील कर दिया गया है, क्योंकि उसमें केस भी आया था, लाइक जियान कौर का केस हो गया है ना, और ऐसे बहुत से सारे केसेस आए थे जो जिसमें ये बताया गया कि राइट टू लाइफ जो है हमारे राइट टू डाई को इंक्लूड करता है, फिर बताया गया इंक्लूड नहीं करता है ना। तो बहुत सारे ऐसे केसेस आए और काफ़ी डिस्प्यूट हुआ, तो एट द एंड ये हुआ कि जो राइट टू डाई है वो हमारे राइट टू लाइफ में इंक्लूड होता है। और मतलब जाहिर सी बात है भाई, अगर कोई
सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है तो वो पहले ही मेंटली इतना डिस्टर्ब है कि वो अटेम्प्ट कर रहा है, और फिर ऊपर से उसको सुसाइड से बचाकर आप उसको जेल में भेज दो, तो ये भी तो कोई बात नहीं हुई। तो इस वजह से उसको मेंटली ट्रॉमा ना देने की वजह से उसको एक रिहैब करने का एक सुझाव दिया गया, और सेक्शन 309 जो है टोटली रिपील कर दिया गया। ठीक है, अब फिर आते हैं वह 109 में अटेम्प्ट टू मर्डर दिया हुआ है। तो यहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर है, यहाँ पे इंसान का मरना जरूरी नहीं है या फिर उसको चोट तक लगनी जरूरी नहीं है, बस एक एप्रीहेंशन होना चाहिए या फिर एक अटैक होना चाहिए। ठीक है, मतलब गोली बगल से छूकर निकल गई, थोड़ा सा बचता तो इंसान मर जाता। अगर इस टाइप की कंडीशंस होती हैं तो यहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगता है, और ऐसी कंडीशन में उसको 10 साल मिनिमम, और जो कि बढ़ाकर हमारा लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा हो सकती है। तो वही है कि यहाँ पे अगर मतलब हेल्ड दैट एक्ट कॉज दैट ही वुड बी गिल्टी ऑफ मर्डर शैल बी पनिश्ड। ठीक है, 10 साल तक की सज़ा होगी, और अगर उसे हर्ट हो जाता है तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा हो सकती है। तो अगर वो मर गया तो वहाँ पे मर्डर का चार्ज लगेगा, लेकिन अगर वो जिंदा है तो वहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लग जाएगा। बाकी जितने भी हमारे इसेंशियल्स हैं वो सारे मर्डर वाले ही है कि इंटेंशन होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, इमिनेंट डेंजर होना चाहिए, तुरंत सफिशिएंट इंजरी यहाँ पे दिखाना चाहिए, सामने से पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो सारे के सारे जो भी इसेंशियल्स एलिमेंट्स जो हम मर्डर में पढ़ कर आए हैं वही सेम टू सेम यहाँ पर है। बस यहाँ पे हल्का सा अंतर ये है कि यहाँ पे वो इंसान मरा नहीं है, यानी उस इंसान को या तो गोली छू करने के लिए है या फिर हल्का सा उसको चोट लगा है। ठीक है, या तो भाई ज़्यादा भी लग सकता है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, वो फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस पे देख लिया जाता है। फिर सेकंड में दिया गया है कि व्हेन एनी पर्सन ऑफेंडिंग अंडर सबसेक्शन 1 एंड अंडर सेंटेंस ऑफ वही कॉल्ड विद डेथ हो। ठीक है, मतलब इस पे रहते हुए अगर सबसेक्शन 1 में रहते हुए फिर से उसने कोई कांड किया है तो ऐसे कंडीशन में उसको डेथ पेनल्टी तक दी जा सकती है। तो हम एक केस पढ़ते हैं, ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें सीधा सीधा बता दिया गया है कि इंजरी होना हमारे अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए नेसेसरी नहीं है। इसके भी इलस्ट्रेशंस सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, 110 हमारा बात करता है अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, यानी कोई कल्पेबल होमिसाइड, जितने भी उसके एसेंशियल्स थे हम वो सारे देख ही चुके हैं। तो अगर कोई कल्पेबल होमिसाइड का अटेम्प्ट करता है और वहाँ पे इंटेंशन होती है, नॉलेज होती है और गिल्टी होता है, पर ये मर्डर नहीं है, ऐसे कंडीशन में अगर वहाँ पे हर्ट नहीं हो रहा है तो उसे 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और साथ में फ़ाइन देना पड़ सकता है। बट अगर ऐसी कंडीशन में उस पर्सन को हर्ट हो जा रहा है, यानी उस पर्सन को किसी प्रकार की चोट चपेट लग जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में उसको 7 साल तक की सज़ा मिल सकती है। कहने का मतलब है कि 3 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा मिल सकती है। कब? अटेम्प्ट टू कमिट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड में। ये होता है हमारा 110, जो कि पहला है हमारा 308 हमारे आईपीसी में दिया हुआ था। ठीक है, फिर अब आज हमारा सेक्शन 110, अब 111 से लेके कल हम स्टार्ट करेंगे। आई थिंक वो थोड़ा सा न्यू ऐड हुआ है हमारा, उसमें टेररिज्म है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, वगैरह वगैरह। तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आई होप कि आज की क्लास हमारी आपको समझ में आई हो, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट आप कर सकते हैं, अच्छे अच्छे सजेशन दे सकते हैं और शेयर करिए। और आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। थैंक यू फॉर मेरे वीडियोस को इतने पसंद करने के लिए, और थैंक यू इतना इंस्पिरेशन देने के लिए। थैंक यू।